ऐसी सुपर पावर होगी जिसने अफगानिस्तान पे कब्जा करने का ना सोचा हो, लेकिन कोई भी सुपर पावर आज की डेट तक अफगानिस्तान को जीत नहीं पाई। तो सबसे पहली चीज तो ऐसा क्या रीजन है कि दुनिया भर की जो सुपर पावर है उनकी स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान में आके ढेर हो जाती है। और यूएस की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसको ओसामा बिन लादेन जैसे आदमी को अफगानिस्तान में भेजना पड़ा, जो बाद में जाके उनके लिए सिरदर्दी बना। और अफगानिस्तान में तो ऐसे कोई खास रिसोर्सेज भी नहीं है, बंजर जमीन है, दूर दूर तक पहाड़ है, लेकिन उसके बाद भी यूएस और रशिया ने लाखों डॉलर लगा के इसको जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनको खाली हाथ क्यों वापस जाना पड़ा। तो इन सारी चीजों के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। Afghanistan. When the Taliban first took over Afghanistan, Afghanistan. Military mission is over, and a diplomatic mission began. देखिए, इन सारी चीजों की शुरुआत होती है 1839 में। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स और रशियन एम्पायर दोनों अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान की लोकेशन साउथ एशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर में ये जो अफगानिस्तान को लेके उठापटक चल रही थी, इसको नाम दिया गया था द ग्रेट गेम। बात इतनी आगे बढ़ी कि ब्रिटिशर्स ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी धाक जमाने के लिए 16,500 लोगों की आर्मी अफगानिस्तान में भेज दी। लेकिन सिर्फ कुछ ब्रिटिशर्स सोल्जर्स को छोड़ के अफगानिस्तान ने हर एक ब्रिटिश सोल्जर को मार दिया था। अब देखिए, ईयर 1933 में अफगानिस्तान के लास्ट किंग बनते हैं जहीर शाह, और यही वो टाइम था जब अफगानिस्तान थोड़ा बहुत स्टेबल था। जहीर शाह ने अफगानिस्तान के अंदर मॉडर्नाइजेशन किया। जब आसपास की कंट्रीज में डेमोक्रेसी की बात होना चालू हो गई थी, तो इन्होंने भी 1964 में अफगानिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बना और 2 हाउसेज भी बने। और किंग जहीर शाह के एक कजन थे दाऊद खान, जिन पे इनको बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट था, तो इन्होंने दाऊद खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था उस टाइम पे। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करना, पार्लियामेंट के हाउसेज बनाना, ये सारी चीजें जहीर शाह कर तो रहे थे, लेकिन सारी पावर इन्होंने अपने पास रखी थी। होता वही था जो जहीर शाह कहते थे, जिसका लोग दबी आवाज में विरोध भी करते थे। अब देखिए, ईयर 1973 आता है और एक दिन अचानक से जहीर शाह की तबीयत खराब हो जाती है, और तब तक अफगानिस्तान में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था, तो कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं था, तो उनको अपना इलाज करवाने के लिए इटली जाना पड़ा। अब जहीर शाह के इटली जाते ही इनके जो भरोसेमंद कजन थे दाऊद खान, इन्होंने 17 जुलाई 1973 को अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया। और सारी को इटली में ये चीज पता चलती है कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया है, और अगर इसलिए वो इटली में ही एग्जाइल ले लेते हैं और वहीं पे रहते हैं। अब इसके बाद दाऊद खान खुद को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बना देते हैं और डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ भी वो एक गलती कर देते हैं। वो डेमोक्रेसी तो इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन एक शर्त रख देते हैं कि उनकी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और जो अफगानिस्तान की आम जनता होती है उसको फिर से चीटेड लगने लगता है कि ये तो सेम चीजें हो गई। और इसके साथ साथ कुछ टाइम के बाद अफगानिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, जिससे लोग और परेशान होने लगते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ दाऊद जो थे वो सिर्फ बड़ी सिटीज में ही कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, और जो छोटे कस्बे थे उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। और छोटे कस्बों की जो जनता थी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ये चीज दाऊद खान को भी समझ में आई, तो उन्होंने पीडीपीए को दबाने की कोशिश की, और पीडीपी के एक बहुत ही बड़े लीडर मीर अकबर खैबर को भी मरवा दिया उन्होंने। पीडीपीए जो पार्टी थी, इनके लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया गया, और इसके बाद जगह जगह पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। दाऊद खान के कंट्रोल से सारी चीजें बाहर जाने लगी, और पीडीपीए जो पार्टी थी उसको दाऊद गवर्नमेंट के कुछ बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स भी सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से पीडीपीए पूरे अफगानिस्तान में बहुत ही पावरफुल हो गई थी। और इसके बाद डेट आती है 27 अप्रैल 1978। इस डेट को दाऊद खान और उनकी फैमिली पीए अफगानिस्तान में कंट्रोल ले लेती है। नूर मोहम्मद तराकी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं। नूर मोहम्मद यूएसएसआर के फेवरेट थे, क्योंकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को काफी सपोर्ट करते थे, जैसे कम्युनिस्ट किसी गॉड को नहीं मानते। नूर मोहम्मद के आते ही अफगानिस्तान के अंदर बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, और वहाँ पे नूर ने मॉडर्नाइजेशन और सेकुलरिज्म स्टार्ट किया। फीमेल्स को एजुकेशन अलाउड हुई, फीमेल्स ओपनली रोड पे भी घूम सकती थी, फैशन कर सकती थी, गाड़ी चला सकती थी। ये जो फुटेज आप अभी देख रहे थे, ये सारी उस टाइम की ओरिजिनल फुटेज है। इस पर एजुकेशन कंपलसरी कर दी, सिलेबस में से रिलीजियस एजुकेशन को हटा दिया, मैरिज की मिनिमम एज बढ़ा दी, जबरदस्ती जो मैरिज की जाती थी उसको बैन कर दिया, वर्क फोर्स और पॉलिटिक्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात की, रिलीजियस लीडर का जो इन्फ्लुएंस था उसको कम कर दिया, और रिलीजन का पब्लिक डिस्प्ले तक बंद कर दिया। नूर यहाँ पे भी रुकते नहीं है, यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आके वो लैंड रिफॉर्म भी लेके आते हैं, जिसमें ये था कि जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा है वो उनको देंगे जिनके पास जमीन कम है, और लोगों में इक्वालिटी के लिए जो डेट था एग्रीकल्चर को लेके वो भी उन्होंने माफ कर दिया। ये सारी चीजें जो नूर कर रहे थे, इसकी वजह से नूर मोहम्मद गवर्नमेंट के अपोज में जो लोग थे वो कहने लगे कि गवर्नमेंट तो ट्रेडिशनल अफगान वैल्यूज को सीधे चैलेंज कर रही है, और एक तरह से यूएसएसआर की चमचागिरी कर रही है। अब ये सारी चीजें देख के अफगानिस्तान के जो बड़े लैंड ओनर्स थे,
ट्रेडिशनल लोग थे और रिलीजियस लीडर थे वो गवर्नमेंट का अपोज करने लगते हैं। गवर्नमेंट ने इन लोगों को अपनी पूरी पावर से दबाने की कोशिश भी की। लड़ाई काफी, इस लड़ाई को अफगानिस्तान में कहा जाने लगा कि ये लड़ाई इस्लाम को डिफेंड करने की लड़ाई है। और जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स गवर्नमेंट के खिलाफ अपने एरिया में लड़ाई लड़ रहे थे, इनको मुजाहिदीन बोला जाने लगा। बाय डेफिनेशन मुजाहिदीन उनको बोला जाता है जो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा जो अभी आप आगे रिलेट कर पाओगे कि मुजाहिदीन कोई एक ग्रुप नहीं था, बल्कि अलग अलग इलाकों में गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले ग्रुप्स थे, जिनमें से कुछ को इस्लामिक स्कॉलर्स लीड कर रहे थे, कुछ को लोकल लीडर्स और कुछ को स्टूडेंट्स लीड कर रहे थे। तो इन सब ग्रुप्स को कलेक्टिव रखिएगा क्योंकि आगे आपको समझने में आसानी होगी। इन मुजाहिदीन के साथ ट्राइबल लीडर्स और मिलिट्री के भी कुछ लोग जुड़ गए थे। सबका कॉमन एम था पीडीपीए। नूर मोहम्मद तारिकी पीएम थे और हफीजुल्ला अमीन ये फॉरेन मिनिस्टर और डेप्यूटी पीएम थे। लेकिन यूएसएसआर को हफीजुल्ला अमीन अनरिलायबल लगते थे। यूएसएसआर जितना नूर मोहम्मद पे ट्रस्ट करता था उतना अमीन पे नहीं करता था। इनफैक्ट उस टाइम पे रूमर्स भी थे कि अमीन जो है वो यूएस की 6 मार्च 1979 में नूर मोहम्मद मॉस्को जाते हैं, जहां पे यूएसएसआर इनको समझाता है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर अमीन यूएस के सीआईए से मिले हुए हैं और आप इनको अपनी मिनिस्ट्री से हटा दो। साथ में यूएसएसआर ये भी समझाता है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन अभी क्रिटिकल, अश्योर करते हैं कि वो वापस लौट के अमीन को हटा देंगे। इसमें कहा जाता है कि ये बात सीआईए को पता चल जाती है और सीआईए अमीन को बता देता है। और जैसे ही नूर यूएसएसआर के दौरे से वापस आते हैं, अमीन जो थे वो एयरपोर्ट पे ही पहुंच के नूर और उनकी फैमिली को मार देते हैं और खुद पीएम बन जाते हैं। यूएसएसआर को समझ में आ जाता है कि अब अफगानिस्तान उनके हाथ से निकल जाएगा। एक तरफ तो पूरे अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ जगह जगह पे मुजाहिदीन खड़े हुए थे और दूसरी तरफ उनके हिसाब से चलने वाली चीजों को देखते हुए ये श्योर हो गया था कि अफगानिस्तान में चीजें अब यूएस के हिसाब से चलने लगेंगी। और इन सब रीजन की वजह से यूएसएसआर 24 दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान में हजारों की आर्मी के साथ काबुल में घुसता है और अफगानिस्तान के मेजर एरिया पे पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल ले लेता है। इसके साथ साथ अमीन को मार दिया जाता है और यूएसएसआर फिर से अपने हिसाब से चलने वाला अफगानिस्तान में लीडर बना देता है, जिसका नाम था बराक करमाल। जब पूरी दुनिया इस चीज को लेकर यूएसएसआर को क्रिटिसाइज कर रही थी तो यूएसएसआर कहता है कि हमने अफगानिस्तान पे हमला नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट की मदद की है एक्सट्रीमिस्ट से निपटने के लिए। अभी भड़क गई थी और ज्यादा से ज्यादा लोग यूएसएसआर से बदला लेने के लिए मुजाहिदीन बन रहे थे। इसी के साथ साथ यूएस की भी सारी मेहनत पे पानी फिर गया था, तो यूएस भी खुश नहीं था। यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने अनाउंस कर दिया था कि अफगानिस्तान ये जो किया है, कई सारी इस्लामिक कंट्रीज को यूएसएसआर के खिलाफ किया, ये कहकर कि ये रिलीजन पे अटैक है। और अफगानिस्तान के अंदर जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे उनको यूएस ने हर तरीके से बहुत ही भारी सपोर्ट किया। यूएस ने पाकिस्तान से बात करके जितने मुजाहिदीन थे उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में करवानी शुरू कर दी। इसके लिए पाकिस्तान को बहुत ही मोटा पैसा भी मिला। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया से यूएस ने उस रीजन में मदद ली। यूएस के सीआईए ने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर मकतब अल खिदामत ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनवाई और उस पूरे रीजन में लोगों से कहा कि ये एक होली वॉर है, इसमें सबको आना चाहिए। और काफी लोग इस लड़ाई को लड़ने आए भी, जिसमें से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग आए। एक था सऊदी अरेबिया का यंग मिलेनियर ओसामा बिन लादेन, दूसरा था अब्दुल आजम और तीसरा था अहमद खर्द। ये तीनों पाकिस्तान के पेशावर में पहुंचते हैं और डायरेक्ट तो ये फाइट में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पर फाइनेंशियल मदद और स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करते हैं। और जितना भी मुजाहिदीन का रिक्रूटमेंट होता था ये सारी चीजें देखते थे। इन तीनों के पास उस एरिया का हर डेटा था। आप ये जो अल कायदा का नाम सुनते हो, इसका मतलब होता है द बेस। उस टाइम पे जितने मुजाहिदीन रिक्रूट हुए थे उन सबका डेटाबेस था इनके पास और इसी के नाम पे बना था अल कायदा। वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो भी इसमें यूएस को सपोर्ट कर रही थी और इसके साथ साथ उस टाइम पे जितनी भी मूवीज आती थी उसमें मुजाहिदीनों को हीरो दिखाया जाता था ताकि यंग जनरेशन और इन्फ्लुएंस हो। जैसे 1987 में आई जेम्स बॉन्ड की फिल्म द लिविंग डेलाइट्स में मुजाहिदीन को करेजियस फाइटर दिखाया गया। वहीं 1988 में आई रैम्बो में भी हीरो मुजाहिदीन के साथ मिलकर सोवियत के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। अब देखिए यूएसएसआर आदमी पावरफुल तो थी, लेकिन अफगानिस्तान का जो रीजन है वो काफी पहाड़ों वाला है और वहाँ एक्सट्रीम वेदर होते हैं, जिससे यूएसएसआर आर्मी को काफी दिक्कत हुई और अचानक से कहीं से भी मुजाहिदीन उन पे अटैक कर देते थे। प्रॉपर गुरिल्ला वॉर चलती थी उस एरिया में। मुजाहिदीन पूरी तरीके से उस एरिया से वाकिफ थे, लेकिन यूएसएसआर आर्मी को बहुत ही दिक्कत हो रही थी। लेकिन यूएस ने मुजाहिदीनों को लेटेस्ट वेपन स्टिंगर सरफेस टू एयर मिसाइल भी दे दी, जिसकी वजह से मुजाहिदीन पहाड़ों में से छुप के इनके एयरप्लेन बैठे बैठे ही उड़ा रहे थे। इन सारी चीजों से यूएसएसआर को बहुत ही भारी नुकसान हुआ। यूएसएसआर ने 10 साल तक लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बाद 1988 में उन्होंने अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना शुरू कर दिया। 15 फेब 1989 को सारी फोर्सेस वापस चली गई थी यूएसएसआर
की। ये बहुत ही शर्मनाक हार थी यूएसएसआर के लिए। अब यूएसएसआर तो अफगानिस्तान से हार के वापस जा चुका था, लेकिन अब अफगानिस्तान चलाएगा कौन, इसको लेकर दिक्कत आई। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुजाहिदीन कोई एक ग्रुप नहीं था, ये पूरे अफगानिस्तान में अलग अलग ग्रुप्स और कबीले थे। तो ये ग्रुप्स अफगानिस्तान पे रूल करने के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसको लेकर 1992 में कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स के जो लीडर थे, उन्होंने पाकिस्तान का जो पेशावर है वहां पे मीटिंग की और अफगानिस्तान में पावर किस तरीके से शेयर होगी, कौन क्या देखेगा, इस पे एक एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसको पेशावर अकॉर्ड भी कहा जाता है। लेकिन इसमें भी आगे चलते काफी दिक्कत हुई, क्योंकि जिसको कम पावर मिली उसने इस अकॉर्ड को मानने से ही मना कर दिया, जिससे अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर शुरू हो गई और फिर से अफगानिस्तान के अंदर डिस्ट्रक्शन, केओस, लॉलेसनेस, कई सारी कंडीशन पैदा हो गई। अभी जितने मुजाहिदीन के ग्रुप थे, इसमें से एक ग्रुप था स्टूडेंट विंग का, जिसके अंदर रिलीजियस स्कूल और मदरसों के स्कॉलर तैयार किया गया था यूएसएसआर से लड़ने के लिए। एक्चुअली पश्तो में स्टूडेंट को कहते हैं तालिब, और इसी से इस विंग का नाम पड़ा तालिबान। इस ग्रुप के अंदर एक बहुत ही फेमस और तेज बंदा था, मुल्ला मोहम्मद उमर, जिसने यूएसएसआर से लड़ते समय उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान किया था। इसी लड़ाई में एक बॉम्ब फटने की वजह से उसकी एक आंख भी चली गई थी, जिसको लोग बहुत ही रिस्पेक्ट से देखते थे। तो ये जो मुल्ला उमर था, यही इनका हेड बनता है। मुल्ला उमर की पावर इतनी ग्रो हो जाती है कि 1996 में उसने 1500 रिलीजियस लीडर्स के सामने, जिसमें ओसामा बिन लादेन भी था, होली क्लॉक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पहन लिया, जिसको हिंदी में लबादा भी कहते हैं। ये क्लॉक 250 साल से किसी ने भी नहीं पहनी थी, और इसको पहनते ही वो अफगानिस्तान में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर बन जाता है। और इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर मुल्ला उमर शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें यह था कि औरतें बिना मेल के बाहर नहीं निकलेंगी, म्यूजिक, मूवी, टीवी बैन होंगे, वेस्टर्न एजुकेशन की बजाय रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी, चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे, चौराहे पे फांसी देना। 1500 साल पुराना बमियान में बुद्धा जी का एक स्टैचू था, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, उसको तोड़ दिया जाता है ताकि कोई और धर्म का स्टैचू ना रहे। पीडीपीए का जो करंट पीएम था, उसको चौराहे पे मार के लटका दिया जाता है। ये वो टाइम था जिसको सोच के लोग आज भी डरते हैं। इन भी यूएसए के खिलाफ हो जाता है। ओसामा के यूएसए के खिलाफ होने के बहुत सारे रीजन थे, जैसे सऊदी अरेबिया में जो यूएस मिलिट्री घुस रही थी, ओसामा उसके खिलाफ था। यूएस ने सुडान के अंदर भी ओसामा के ऑपरेशन बंद करवा दिए थे, और भी बहुत रीजन थे ओसामा के यूएस के खिलाफ होने के। वो आप लोग कहोगे तो किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, हमें टॉपिक कहीं और चला जाएगा। इनके मुल्ला उमर से काफी अच्छे रिलेशन थे। अब क्योंकि ओसामा को सुडान से निकाल दिया गया था, तो मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान में अल-कायदा के लोगों को और ओसामा को जगह दी। 9/11 की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान से यूएस बौखला गया था और तुरंत वॉर ऑन टेरर स्टार्ट कर दी थी। 9/11 की प्लानिंग ओसामा ने अफगानिस्तान से की थी और ओसामा वहीं पे रह रहा था। तो यूएस ने तालिबान से कहा कि बहुत हो गया, आप ओसामा को हमें दे दो और अल-कायदा का जो पूरा नेटवर्क है वो अफगानिस्तान के अंदर से खत्म कर दो। और मुल्ला उमर इसके लिए मना कर देता है। मना करने के पीछे बहुत सारे रीजन थे। एक तो ओसामा बिन लादेन ने यूएसएसआर की जब लड़ाई चल रही थी तो उसमें मुल्ला उमर की बहुत सारी मदद करी थी। दूसरा, इससे पूरे अफगानिस्तान में ये मैसेज जाता है कि तालिबान यूएस के सामने झुक गया तो उसका लोकल सपोर्ट भी कम हो जाता। और पश्तो में ये भी कहा जाता है कि मेहमान को किसी और को हैंड ओवर नहीं करते। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान का मेहमान था तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे, ऐसा उनका कहना था। यहाँ तक कि तालिबान ने यूएस से ओसामा बिन लादेन के खिलाफ सबूत भी मांगे, जिनको देने से यूएसए ने बिल्कुल मना कर दिया। तो जब सबूत नहीं दिए तो अफगानिस्तान ने भी यूएस की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। 11 सितंबर को यूएस पे अटैक होता है और यूएस एजेंसी तुरंत एक्टिव हो जाती है। यूएस ने राइट अवे तालिबान से बात की और जब बात नहीं बनती है तो उसके नेक्स्ट मंथ 7 अक्टूबर 2001 को यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी नेटो एलाइज के साथ मिलकर यूएस ने अफगानिस्तान पे अटैक किया। शुरू में यूएस ने तालिबान और अल-कायदा के मेजर इलाकों में सिर्फ एयर स्ट्राइक करी, जमीन पे अपने सोल्जर्स नहीं उतारे थे और उनके सप्लाईज वगैरह सब बंद कर दिए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फोर्स, नेवी सील्स और ब्रिटिश की एसएस थी। 7 अक्टूबर को अटैक स्टार्ट होता है और 9 नवंबर को ये लोग तालिबानियों के गढ़ मज़र-ए-शरीफ सिटी एक है उसको कैप्चर करते हैं। उसके 4 दिन बाद 13 नवंबर को यूएस अफगानिस्तान से तालिबान सरकार को हटा देता है और उसके नेक्स्ट मंथ ही अफगानिस्तान की मेजॉरिटी एरिया जो थे, कंधार वगैरह, यूएस उस पर कंट्रोल ले लेता है। और ये जो मुल्ला उमर, तालिबान के जो बाकी लीडर थे, ओसामा बिन लादेन, ये सब अफगानिस्तान के अंदर ही भाग के छुप जाते हैं और एक तरीके से एक अनसेट कम्युनिकेशन में तालिबान को डिफीटेड मान लिया जाता है। लेकिन यूएस मेनली जिस चीज के लिए आया था, यानी कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने, उसको पकड़ने, वो नहीं हो पाया था। अब यूएस का अफगानिस्तान में आने का एक ही गोल था और वो था अल-कायदा को खत्म करना और ओसामा बिन लादेन को पकड़ना। लेकिन ओसामा उनकी रीच से बिल्कुल बाहर था। ओसामा बिन लादेन को तो यूएस ढूंढ ही रहा था, लेकिन साथ साथ में दिसंबर 2001 में यूएस ने अपने हिसाब से चलने वाली गवर्नमेंट एक अफगानिस्तान में बना दी। प्रॉपर इलेक्शन हुए और हामिद करजाई को 55.4% वोट मिले और वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने। ये पूरा प्रोसेस यूएस ने करवाया और यूएस के हिसाब से ही आगे चल के फिर से यूएस को नुकसान देती है। सेम ईयर 2003 में यूएस ने इराक पे इन्वेड कर दिया और यहाँ से यूएस का जो फोकस था वो 2 जगह पे शिफ्ट हो गया था और ओसामा, जिसने 9/11 करवाया था, वो अब तक नहीं मिल पा रहा था।
जैसे ही यूएस का फोकस इराक की तरफ जाता है, तालिबान फिर से यूनाइटेड होने लगते हैं। पाकिस्तान का एक नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन है जिसे फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया FATA कहते हैं। यहाँ पे तालिबान फिर से इकट्ठा होकर यूएस के खिलाफ तैयारी शुरू कर देते हैं। मुल्ला उमर जो काफी टाइम से छुपा बैठा था, उसके भी स्टेटमेंट बाहर आने शुरू हो जाते हैं और इन लोगों ने हक्कानी नेटवर्क, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान IMU और अलकायदा से अलायंस करके अपनी तैयारी बहुत ही तेजी से शुरू कर दी यूएस के खिलाफ। दूसरी तरफ जो यूएस ने अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनाई थी, कहा जाता है कि नीचे से लेके ऊपर तक सब पैसा खाने में लगे हुए थे। डेवलपमेंट के नाम पे खिलाफ होती जा रही थी डे बाई डे। मई 2006 में यूएस आर्मी के ट्रक से एक एक्सीडेंट हो गया जिससे अफगानिस्तान सिटीजन की डेथ हो गई। लोगों ने पत्थरबाजी की तो वहां पे यूएस आर्मी ने 20 सिविलियंस को मार दिया। ऐसे ही मार्च 2007 में शिनवर जो है वहां पे यूएस आर्मी पे तालिबानियों ने हमला किया। वहां पे भी यूएस आर्मी ने क्या किया, सिविलियंस पे गोली चला दी, 12 सिविलियंस मारे गए। सितंबर 2009 में कुंडूज में तालिबानियों ने 2 ऑयल टैंकर को हाईजैक कर लिया। इसके जवाब में नेटो ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया जिसमें 179 लोग मारे गए और इसमें 100 से ज्यादा सिविलियंस थे। और जब बाद में सिविलियंस का पता चला तो जर्मनी को आखिरी में आके विक्टिम की जो फैमिलीज थी उनको $5,000 कॉम्पनसेशन देना पड़ा। 2008 में हस्का महीना में यूएस ने एक एयर स्ट्राइक की जिसमें यूएस से गलती से एक शादी पे बॉम्ब गिर गया था जिसमें दुल्हन समेत 47 सिविलियंस मारे गए थे। ये सारी चीजें तो चली रही थी। फिर आता है जुलाई 2010 जिसमें विकीलीक्स ने अफगान वॉर से रिलेटेड यूएस गवर्नमेंट के 90,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट लीक कर दिए। इसमें से कई डॉक्यूमेंट से पता चला कि कैसे नेटो ने सिविलियंस को मारा था और बाद में झूठ बोल के उनके मन में अफगानिस्तानी लोगों और उनके कल्चर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और ये सारी चीजें जब डे बाय डे बढ़ रही थी तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के जो लोग थे, कुछ मिलिट्री में भी जो थे, वो यूएस के अगेंस्ट में हो गए थे। इनफैक्ट यूएस आर्मी के लिए ये भी दिक्कत शुरू हो गई थी कि चलते चलते आम जनता भी उनपे अटैक कर देती थी क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा था। पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि यूएस और उसके एलाई कंट्रीज अफगानिस्तान में कर क्या रहे हैं। ओसामा को पकड़ने आए थे और तालिबान से लड़ाई लड़ रहे थे और तालिबान की लड़ाई वो उनकी लड़ाई नहीं थी। अफगानिस्तान में तो फिर भी यूएस का लड़ने का रीजन था, लेकिन इराक के अंदर तो लोग फिर भी क्वेश्चन कर रहे थे कि वहां पे क्यों हमला किया। ये सारी चीजें चल रही थी और ओसामा यूएस की गिरफ्त से बाहर था। लेकिन फिर डेट आती है 2 मई 2011। यूएस के मरीज ने पाकिस्तान के अबोटाबाद में घुस के ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। ये बहुत बड़ी जीत थी यूएस के लिए। कायदे में तो यूएस का पर्पस पूरा हो गया था, वो ओसामा के लिए आए थे और ओसामा को उन्होंने मार दिया था। लेकिन उसके बाद भी कई सालों तक अफगानिस्तान में उनकी लड़ाई तालिबान से चलती है। उन्होंने तालिबान के खिलाफ अपने सोल्जर्स को लड़ने भेजने की बजाय अफगानिस्तान गवर्नमेंट की जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको ट्रेन करके भेजना स्टार्ट किया और धीरे धीरे नेटो अलाइज जो थे वो अपनी फोर्सेस को वापस लेना स्टार्ट कर रहे थे। सबसे पहले जुलाई 2011 में कनाडा ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया। उसके बाद बाकी नेटो कंट्रीज ने अपने ट्रूप्स कम करना शुरू किए और अक्टूबर 2014 में यूएस और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के अंदर अपने कॉम्बैट ऑपरेशन बंद कर दिए। इसका मतलब था कि जो भी ऑपरेशन होंगे अफगानिस्तान के अंदर उसमें यूएस और यूके लीड नहीं करेंगे, वो यूएस ऑपरेशन में सिर्फ अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीजें चल रही थी। फिर 2020 आता है और यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने तालिबान से बातचीत करने का ऑफर किया और तालिबान और यूएस के बीच में 29 फरवरी 2020 को दोहा में एक एग्रीमेंट साइन होता है। लेकिन इस एग्रीमेंट में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बाहर रखा जाता है। ये एग्रीमेंट सिर्फ तालिबान और यूएस के बीच होता है। इस एग्रीमेंट का मेजर पॉइंट था कि नेटो अफगानिस्तान से बिल्कुल बाहर चला जाएगा, अपनी फोर्सेस वापस ले लेगा, तालिबान अलकायदा को सपोर्ट नहीं करेगा, अपना लैंड यूज नहीं करने देगा अलकायदा को। ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसको दोहा एग्रीमेंट भी बोलते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट में कुछ चीजें अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि यूएस और तालिबान ने मिलकर हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर प्लान किया होगा जिससे हमें नुकसान हो। ये एग्रीमेंट होने के बाद यूएस आर्मी अफगानिस्तान से विड्रॉ करना स्टार्ट करती है और अगस्त 2021 में पूरी तरीके से अफगानिस्तान छोड़ के वापस चली जाती है। ये सारी चीजें जब हो रही होती हैं तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गानी देश छोड़ के भाग गए। लेकिन आम जनता को तालिबान वाला टाइम याद था, उनको डर था कि अब तालिबान उनको छोड़ेगा नहीं, स्पेशली वो अफगानी लोग जो यूएस के साइड पे थे या यूएस के साथ मिलकर काम कर रहे थे जब यूएस तालिबान से लड़ रहा था। आपने विजुअल्स भी देखे होंगे उस टाइम पे लोग हवा में एयरपोर्ट से कैसे गिर रहे थे। 7 सितंबर 2021 को तालिबान अफगानिस्तान से अफगानिस्तान गवर्नमेंट को हटा देता है और अपनी नई गवर्नमेंट अनाउंस कर देता है जिसमें मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड को प्राइम मिनिस्टर और अब्दुल गानी बरादर को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया गया। ये सब होने के बाद तालिबान ने मल्टीपल टाइम बोला कि उनको डरने की बात नहीं है, महिलाओं को वो सारे राइट देंगे और किसी को मारेंगे नहीं और ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं रखेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। सितंबर 2021 में तालिबान ने कहा कि वो प्राइमरी स्टैंड करने से मना कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2022 में तालिबान ने सभी फीमेल्स की हायर एजुकेशन पे बैन लगा दिया। और अभी एक दिक्कत और है अफगानिस्तान के साथ, यूएस के बैंक्स में अफगान गवर्नमेंट के $7 बिलियन के फंड फ्रीज कर दिए गए। ये यूएस ने किया है और इनको वापस नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान में सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अफगानिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रॉपर खाना तक नहीं मिल पा रहा है और 70 लाख लोग भूख से मरने के कगार पे हैं। तालिबान को 2021 से अभी तक
किसी भी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है और दुनिया के बहुत से देशों ने कहा है कि वो तालिबान गवर्नमेंट को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे और वुमेन और माइनॉरिटी के राइट्स को इंश्योर करेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 28 मिलियन अफगानिस्तान की आम जनता को 2023 में सर्वाइव करने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। और सिचुएशन ऐसे ही खराब रही अफगानिस्तान के अंदर और अदर कंट्रीज ने अगर मदद नहीं करी तो काफी सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि तालिबान अलकायदा से जो लोकल जनता थी उसके मन में भी थोड़ा गुस्सा था। अब इसके बाद तालिबान ने धीरे धीरे वापस से अफगानिस्तान का एरिया लेना चालू कर दिया। अब आप कहोगे कि जब तालिबान ये सब एरिया ले रहा था तो यूएस उस टाइम पे क्या कर रहा था, वो तो उनको रोक सकता था। देखिए यूएस की आर्मी का फोकस इराक में था और जो आर्मी अफगानिस्तान में लगी थी वो सफिशिएंट नहीं थी क्योंकि आर्मी सिर्फ मेन सिटीज में सिक्योरिटी देख रही थी। तो तालिबान ने क्या किया कि जो पिछड़े इलाके जहाँ पे यूएस की आर्मी नहीं थी वहां पे वापस से कब्जा स्टार्ट कर दिया और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर उसके पैरेलली एक अपनी शैडो गवर्नमेंट चलानी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी दिक्कत यूएस के लिए ये थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर सील नहीं था, तो यूएस अगर अटैक करता भी था तो तालिबानी पाकिस्तान में चले जाते थे और पाकिस्तान की जमीन पे यूएस अटैक बिल्कुल नहीं कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे यूएस को समझ में आ गया था कि अफगानिस्तान में बहुत लंबा रुकना पड़ेगा, इसलिए उसने अपने एलाइज की मदद ली। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, इन सब ने भी अपनी आर्मीज भेजी। कनाडा की जो आर्मी थी वो कंधार में भेजी गई, यूके की आर्मी अफगानिस्तान के हेमलैंड प्रोविंस में भेजी गई।